उस वक्त का कराची वो आपने नहीं देखा जी। उस वक्त का कराची बहुत ज़्यादा डायनामिक था, वो वाकई रोशनियों का शहर था और उसमें बड़ी लाइफ थी। लुक यंग मैन, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, वी नो दैट यू हैव द बुक्स। जब मैंने कहा कि जी इफ यू हैव टू टॉक टू समबडी, टॉक टू माय कमांडिंग ऑफिसर, डोंट टॉक टू मी। उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हम बोलते कम हैं, अच्छा, हम जो कर गुजरेंगे वो आपको कुछ बाद में पता चलेगा। Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of the Sapiens Experience podcast. हमारी मुख्तलिफ पॉडकास्ट में आपने हमें मुख्तलिफ लोगों से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए देखा होगा. This episode is going to be different. Different in a way, we are going to talk about maritime security and Navy. For this, we have a very special guest joining us who is an author, who is a former Navy officer, Air Commander, Mr. Azhar Ahmed, joining us right now. अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड ऑफ कोर्स आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो बहुत मीनिंगफुल है हमारे आज के इस पॉडकास्ट के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। माय प्लेजर, आपने मौका दिया कि हम भी जो है अपने ख्यालात शेयर कर सकें लोगों के साथ, दैट्स अ प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया आपके कि यू आर अ फॉर्मर नेवी ऑफिसर, उसके साथ साथ आप जो हैं वो एक डॉक्टर भी हैं, पीएचडी डॉक्टर, एंड वो आपने एक ऐसे इशू के ऊपर और ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आपने अपना पीएचडी किया है जिसमें आई गेस यू आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दैट फील्ड। थोड़ा सा ये ट्रांजिशन बताइए पहले तो, फ्रॉम नेवी टू एकेडमिक्स। ऑफ कोर्स एकेडमिक्स का काम है, लेकिन कम्प्लीटली आपका जो डायरेक्शन है वो एकेडमिक्स की तरफ चली गई, ये कैसे हुआ? जी थैंक यू। मेरा ख्याल है कि वो एक तो शायद कुछ वो आप कह लीजिए कि जीन्स में आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर कि उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, ऑल्दो ही वाज आल्सो फ्रॉम द मिलिट्री, वो आर्मी से गए थे। तो उन्होंने एक मुझे किताब के साथ जो है वो मेरा रिश्ता बांध लिया कि वो किताब पढ़ते थे तो साथ, ऑल्दो कि मैं आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो वो किताब मुझे इनहेरिट हो जाती थी। तो वो मैं भी थोड़ा सा फिर सिर्फ बाप को खुश करने के लिए इनिशियली, और फिर वो आदत पड़ गई मुझे, तो वो था। तो सर्विस में रहते हुए भी जहाँ मुझे मौका मिला, ऑल्दो क्या आई वाज फ्रॉम द ऑपरेशंस, मेरी स्पेशलाइजेशन जो थी वो वारफेयर ऑफिसर की थी, लेकिन जहाँ मुझे मौका मिलता था यंगस्टर्स को ट्रेन करने का, उनको कुछ सिखाने का, तो मैं फिर वो उस तरफ चला जाता था। तो फिर बैक इन 2007 जब मैंने डिसाइड किया कि प्रोबेबली आई शुड जब स्विच और मूव टू एकेडमिक्स प्रॉपरली, तो वो मैंने फिर जो है आई लेफ्ट नेवी, और उसके बाद फिर ये था कि कहाँ से शुरू करना चाहिए जी। तो उस वक्त ये नया सब्जेक्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में, पहली दफ़ा पीएचडी जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की थी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। तो इससे पहले पाकिस्तान में ये नहीं था। तो मुझे इसने फैसिनेट किया कि मैं कुछ नई चीज़ करना चाह रहा था, कुछ डिफरेंट चीज़ करना चाह रहा था। तो मैंने फिर इस तरह जो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के अंदर एनरोल कर लिया, और लकीली आप कह लीजिए या कुछ उसमें मुझे भी क्रेडिट दे दीजिए कि वो जो पहला बैच था हमारा पीएचडी का, जो पायनियर बैच था, उसमें मैं सबसे पहले पीएचडी करने में कामयाब हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा सर, वाई नेवी? सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ऑप्शन आपके पास स्टार्टिंग में था कि यू कैन जॉइन डिफरेंट फोर्सेस, या शुरू से ही आपका इंक्लिनेशन जो था वो नेवी की तरफ था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पंजाब में रहते हुए तो आपको पता, और ख़ास तौर पर हमारे ज़माने में, ऑल्दो कि इतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन वो ज़रा नेवी का तो किसी को पता भी नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया कि चूँकि मेरे फादर आर्मी में थे जी, तो मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, तो वो यूनिफॉर्म के साथ मेरा एक रिश्ता था। तो मुझे यही होता था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, तो फ़ौज हमारे लिए जो थी वो आर्मी थी। लेकिन एज़ वी ग्रू, जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे
वालिद ने मुझे, वो कहीं ऐड आया नेवी का, तो उन्होंने कहा कि नेवी में अप्लाई करो, ये अच्छी सर्विस है। तो मैंने उनके कहने पे फिर जो है वो नेवी में अप्लाई किया, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि वो ज़ाहिर नेवी की एक अपनी डिफरेंट लाइफ है, पूरी आपको दुनिया दिखाती है और बहुत एक्सपोजर है, बहुत सिखाती है नेवी। तो अभी जो मेरा सेकंड करियर है उसमें भी मुझे वो एक्सपोजर बड़ा काम आया। तो वो आप कह सकते हैं कि वो मैं अपने फादर की इंस्पिरेशन पे या उनके कहने पे मैं नेवी में आया। इनिशियली नहीं था, लेकिन आने के बाद फिर मुझे नेवी से प्यार हो गया। अच्छा सर, ग्रोइंग अप इन पंजाब, आई एम फ्रॉम सिंध एंड ग्रोइंग अप इन कराची वाज डिफरेंट। समंदर से इंटरेक्शन जो है हमारा बहुत ही एक यंग एज में हो जाता है। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ बच्चों की कराची में बिल्कुल ही न्यू बॉर्न होते हैं, तो शायद उनका समंदर से इंटरेक्शन हो जाता है पिकनिक्स एंड इवेंट्स के थ्रू। लेकिन आपका जो एक पूरा टाइम था पंजाब में गुजरा, एंड देन एट अ सर्टेन एज आप नेवी की तरफ आए, तो पानी से वो पहला इंटरेक्शन कैसा था आपका? एंड बात करें डिफरेंट सिनेरियोज की, तो कभी रिग्रेट हुआ जब सिलेक्शन हो गई थी कि आई गेस किसी दूसरी फोर्स में वापस चले जाना चाहिए, या यू स्टिक टू योर डिसीजन? जी, पहला इंटरेक्शन तो मेरा वही हुआ कि जब मैं नेवी ज्वाइन करने के लिए गया, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ द सी। ओके। और वो इतनी भगदड़ में कि वो आप 15 साल का बच्चा जिसने कभी वो घर से अकेला ना गया हो, वो जो है वो लाहौर से कराची जो है वो अकेला ट्रेन में चल पड़े बगैर टिकट के, और वो वहाँ पे आए और उसको कोई रिसीव करने वाला ना मिले। और वो जब उधर पहुँचे तो एक वो आवाज़ लग रही हो वहाँ पे जेटी पे कि जनाब अली वो मनोड़ा के लिए बोट जा रही है, तैयार है, और वो भागता हुआ उसमें चढ़ जाए। तो वो आपको वो पहले एक्सपोजर में, तो बोट में बैठने के बाद जब मुझे होश आई तो आई रियलाइज कि ओह मैं समंदर में हूँ। तो वो मेरा पहला वो एक्सपोजर था। उसके बाद तो चूँकि मनोड़ा आइलैंड है जी, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वो फिर लहरों के साथ वो फिर एक रिश्ता कायम हो गया। तो ये तो कभी जहन में नहीं आया कि मैं किसी दूसरी सर्विस में होता या वो। लेकिन मैंने कहा कि वो एक चीज़ जो थी जो मैं छोड़ के आया, क्योंकि मैं उस वक्त जो है वो FC कॉलेज लाहौर में पढ़ रहा था और प्री मेडिकल का स्टूडेंट था। और पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ है कि नहीं, वो FC कॉलेज का जो माहौल अब भी है लेकिन अब कम है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। वो एक बड़ी फैसिनेटिंग किस्म की उस एज के हिसाब से वो जगह थी। एक तो एकेडमिकली उसकी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद नंबर 2 पे वो आता था। फिर यह है कि वहाँ लश ग्रीन लॉन्स, और जितने भी आपकी वो चूँकि गुलबर्ग में है और आपकी जो लॉलीवुड है सारा का सारा वो भी गुलबर्ग में ही था, तो आपका इंटरेक्शन सारे एक्टर्स वगैरह पतंगबाजी वहीं आके करते थे जी। तो वो वहाँ उस माहौल से निकलते हुए थोड़ा सा आपको एक रिलक्टेंस थी कि यार ये ज़रा जो है वहाँ से जाके ड्राइनेस। लेकिन नेवी इज़ अ गुड सर्विस एंड नो रिग्रेट्स। अच्छा सर, आपका जो इंटरेक्शन रहा कराची वालों से यहाँ पे आने के बाद, वो इंटरेक्शन कैसा था लोगों से? खास एक 15 साल का लड़का जब आता है कराची जैसी जगह पे, जो कि एक एक्सट्रीम वाइब्रेंट सिटी है और यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग भी हैं, तो आपने क्या चीज़ नोटिस की? या जब आप घर पे वापस फ़ोन कर रहे होते थे तो आप कराची के बारे में क्या बता रहे होते थे पेरेंट्स को, या वहाँ पे रहने वाले अपने दूसरे दोस्तों को या सिबलिंग्स को? जी, कराची वाकई आपने ठीक कहा कि बहुत डाइवर्स जगह थी हमारे लिए। ऑल्दो के ज़ाहिर है लाहौर भी कराची के बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में आता है, लेकिन स्टिल बहुत फ़र्क था। और उस वक्त का कराची वो आपने नहीं देखा जी। उस वक्त का कराची बहुत ज़्यादा डायनामिक था। वो वाकई रोशनियों का शहर था और उसमें बड़ी लाइफ थी। उसमें जो था फॉरेनर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, और मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, नाइट लाइफ भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थी। तो कराची में आपको हर किस्म की जो है वो जगह और हर किस्म के लोग जो है मिलते थे। तो बड़ा एक एक्सपोजर था आपके लिए। कह लीजिए कि हमारे लिए तो वही इंटरनेशनल एक्सपोजर था। वो तो कराची से बाहर निकले तो बाद में पता चला, लेकिन हमारे लिए वही एक इंटरनेशनल सिटी था। रोज़ आपको एक नए तजर्बे होते थे। रोज़ से मुराद ये है कि जब थोड़ी सी इनिशियल ट्रेनिंग हो गई और हमें निकलने का मनोड़ा से मौका मिला कि कराची जाएं, तो फिर हम हर रोज़, फिर जो लोकल दोस्त होते थे हमारे नेवी में कुछ जो कराची आइड भी थे, तो फिर उनके साथ हमारा होता था कि अच्छा यार आज तुम्हें वहाँ लेके जाते हैं, आज तुम्हें
बिरयानी खिलाते हैं, आज तुम्हें जो है वो फलां चीज़ खिलाते हैं। तो वो बड़ा अच्छा जो है वो लगा उस शहर के अंदर जाके। उसके बाद थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता दुख हुआ कि कराची वो नहीं रहा जी। कुछ रिवाइव हुआ, लेकिन अभी भी वो कराची नहीं है जो कराची हमने देखा था। अच्छा अजहर साहब, मेरे अक्सर जो दोस्त हैं जो कि अब कैप्टन्स मेजर्स हैं, तो जब उनकी पोस्टिंग कराची में इनफैक्ट होती है तो हमने एक ये चीज़ उनके बिहेवियर के अंदर भी नोटिस की है कि एक दफ़ा जब चाहे वो जिधर से भी उनका ताल्लुक हो, पेशावर से हो, लाहौर से हो या कहीं से भी हो, वो जब कराची आते हैं तो ये वाला जो टेन्योर है वो इसको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उनकी पोस्टिंग वापस कराची हो जाए, क्योंकि वैसे आपको पता है कि जो एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ड्राई होती है। कराची में एटलीस्ट आपके दोस्त और जो यहाँ का कल्चर है नाइट लाइफ का अभी भी है, लेकिन अब वो डिफरेंट नाइट लाइफ है कि लोग चाय पे अक्सर बैठे हुए होते हैं या देर रात तक खाना खा रहे होते हैं, तो उनको वो जो एक बिलोंगिंगनेस है और वो जो एक लव एंड अफेक्शन जो मिलती है वहाँ पे, एक ये भी रीज़न है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है कराची के अंदर जिसकी वजह से जो फ़ौजी है वो चाहता है कि उसकी पोस्टिंग कराची में भी हो तो अच्छा है रहेगा उसके टेन्योर में? जी देखिए, ख़ास तौर पे जो है जो आर्मी के लिए, आर्मी के बाकी स्टेशंस ज़्यादातर जो है वो आपको पता है फील्ड में और काफ़ी टफ स्टेशंस हैं, तो उनको तो बड़े शहरों में रहने का मौका ज़रा कम मिलता है। फिर कराची जैसा एक्सपोजर जो है वो ज़ाहिर है, फिर वो आपने नाइट लाइफ की बात की और वो सब कुछ है। ऑल्दो कि कभी कभी शुरू में हमें परेशानी भी होती थी कि वो कोई खाने पे बुलाता था तो हम चले जाते थे अपने हिसाब से 7 बजे खाना खाने के लिए, तो खाना मिलता था रात को 12-1 बजे, तो वो फिर पता चला कि नहीं कुछ खा के जाना चाहिए। तो वो है कि बड़ा डिफरेंट चीज़ है। आपका जो फूडीज़ हैं जिनको खाना पसंद है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है कि वो आपको इतनी वैरायटी और इस किस्म के सारे वो का एटलीस्ट आपको कोई ना कोई फ्लेवर मिलेगा वहाँ कहीं और नहीं मिलेंगे। फिर जैसे लोग हैं हम, फिर जैसे एक्सपोजर हमने कहा हर किस्म का है, फिर वो हर किस्म के बंदे को एकोमोडेट कर लेता है कराची। वहाँ से आपको सस्ते से सस्ता भी, महंगे से महंगा भी। तो आप जिस लाइफस्टाइल में भी हैं, कोई आपको वहाँ ये नहीं देखता कि आपने क्या पहना हुआ। हम जब उस वक्त गए थे, अभी तो शायद मैं नहीं कह सकता, लाहौर बड़ा फैशनेबल सिटी था जी। तो वहाँ पे फैशंस चल रहे होते थे, तो आप थोड़ा सा अगर आउट ऑफ फैशन है तो वो लोग नोट करते थे कि ये तो इसने बेल बॉटम नहीं पहना हुआ, ये तो ऐसे। अच्छा, कराची में नोबडी केयर्स, लोग वो आपको देख रहे हैं कि आपका क्या बर्ताव है, आपका कैसा इंटरेक्शन है, वो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ती कि आपने क्या पहना हुआ है, आप कहाँ से आए हैं, मुल्क के किस हिस्से से हैं, दुनिया के किस हिस्से से, आपको वेलकम वो किया जाए, एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन है कि वहाँ जाके आप स्ट्रेंज फील नहीं करते कि आप किसी नई जगह पे आए हैं, लोग आपको स्ट्रेंज फील करवाते नहीं हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा प्लस है। और अच्छा अजहर साहब, यू जॉइंड नेवी इन 1979 एंड उसके बाद जो टेन्योर हमने देखा 80s 90s का, वो हमने फिल्म्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू देखा कि उस टाइम पे जो स्मगलिंग थी वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव थी सारे बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे हम साउथ एशियन बॉर्डर्स ले लें या वेस्टर्न बॉर्डर्स ले लें। वहाँ पे तो कंपैरेटिवली जो रेगुलेशंस है वो बन चुकी थी, लेकिन इन जगहों पे साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर रेगुलेशंस बन रही थी, जिसमें हमने देखा कि टीवी इंपोर्ट्स होके आ रहे हैं या गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उस टाइम पे नेवी का एक बहुत इंटेग्रल रोल भी रहा। उस टाइम पे हमने देखा कि कराची या मुंबई या इस टाइप के जितने पोर्ट सिटीज़ थे उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने उस टाइम पे सडन मिलियनियर्स डेवलप होते हुए देखे, बिलियनियर्स डेवलप होते हुए देखे। इस सिनेरियो को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली उस टाइम पे हो क्या रहा था, कोई लूप होल्स थे या लोगों ने कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली थी जिसका शायद अथॉरिटीज़ को या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको नहीं आइडिया था। मेरा ख्याल है कि एक कॉम्बिनेशन, एक तो वो आपने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो कराची में रहते हुए ना जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते थे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये वो, तो वो आपको वो 3 ऑफ़र्स देते थे कि एक तो जो आपको प्रॉपर जो है उसकी ओरिजिनल पैकिंग के अंदर मिलेगा तो उसकी कीमत डिफरेंट होगी। फिर एक होता था पन्नी पैक, वो कहते थे कि वो उसका वो केसिंग वगैरह जो है वो उतार देते थे, क्योंकि वो तो कैरी करना जो है आप अगर पूरे डब्बे के साथ करें तो सूटकेस में या उसमें डालना तो वो उतार देते थे, लेकिन उसकी जो अंदर की वो पैकिंग होती थी वो बरकरार होती थी, तो वो होता था। फिर एक होता था जो कि आपको खुला हुआ होता था, जो कि मार्केट में
वो कुछ असेंबल करके या उसको ठीक ठाक करके तो वो आपको वो ऑप्शंस मिलती थी। मेरा ख्याल है कि अगर हम ग्लोबली देखें तो एक वो जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना चल रहा था, तो लोगों को क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स जो थी वो आसान हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया था मुल्कों के दरमियान में। तो वो आपको कहते हैं कि वो जो बॉर्डर्स की जो वो रिजिडिटी थी वो कम हो गई थी निस्बतन, और उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, जैसे मैंने कहा कि लोगों ने वो रास्ते ढूंढ लिए कि वो लोग ट्रैवल करते थे, सूट केसेस के अंदर बहुत सी चीज़ें उनकी वो पैकिंग शैकिंग उतार दी और वो करके कर लिया। इतनी सख्तियाँ नहीं होती थी एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर ट्रस्ट का एक वो जी था कि लोग आ रहे हैं तो उनको आपने अगर ड्रेसेस वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ है छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर आपने खोल के रख दी है तो वो आपका पर्सनल बैगेज में आप ला रहे हैं कि जी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो वो ओपनिंग्स लोगों को बहुत ज़्यादा मिल गई, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशंस बढ़ गई, तो आपको वहाँ पे भी अपने साथी जो थे वो सेटअप करने में आसानी हो गई कि यू कुड कॉल समबडी फ्रॉम दुबई और यूनाइटेड स्टेट्स टू कराची एंड से कि यार ये माल आ रहा है तो इसको देख लेना, कर लेना। तो मेरा ख्याल है कि वो एक कॉम्बिनेशन, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा ग्लोबली क्रिएट हुआ कि जो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि उसके अंदर जो है वो आसान हो गई स्मगलिंग कह लीजिए या उसको ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कमोडिटीज़ गुड्स कह लीजिए। वो सीवीएस का जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसमें हमने देखा कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंट पाथ है, लेकिन उसके अलावा जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मेंशन की ये बहुत ज़्यादा तादाद में आया। उस वक्त कुछ ड्यूटीज़ इस तरह बहुत ज़्यादा भी थी, ये भी हमने देखा, ऑब्जर्व किया। तो आपको क्या लगा कि ये जो पूरा टाइम था इसमें क्या हो रहा था, क्या क्या चीज़ें स्मगल होके आ रही थी, एंड इसमें नेवी का जो रोल था वो कब ज़्यादा एक्टिव हुआ या उनको कब अथॉरिटी दी गई कि अब इसके ऊपर क्रैक डाउन शुरू करना है? जी, मेरा ख्याल है कि ये रियलाइजेशन जो है प्रॉबेबली लेट 70s में और स्पेशली 80s में ज़्यादा आई। वी ऑल्सो हैव कोस्ट गार्ड्स जी, तो ज़्यादा जो है वो स्मगलिंग वगैरह के साथ जो है वो कोस्ट गार्ड डील करती थी, क्योंकि वो उधर ही जो लैंड पे आ रहे हैं वो उतर रहे हैं तो वो उसके साथ जो है वो उसको हैंडल करते थे। फिर ये रियलाइजेशन आई कि लैंड के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं और वो बहुत मुश्किल हो जाता है कवर करना। फिर वो लोकल्स भी मदद के लिए आ जाते हैं तो वो उसकी हैंडलिंग ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो फिर एक जो है वो सीवर्ड फोर्स, अब ज़ाहिर है नेवी का एक अपना काम है जो डिफेंस का, तो उसको शुरू में इन्वॉल्व किया गया, बट देन दे रियलाइज कि नहीं, एक हमें स्पेसिफिक फोर्स चाहिए इसके लिए। तो वो आप नेवी का ही ऑफ शूट कह लीजिए, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई, जो पहले नेवी से ही एक पुराना जहाज़ लेके और फिर कुछ बोट्स वगैरह और नेवी के ही ऑफिसर्स और क्रूज़ उसमें शामिल किया गया और फिर उसको डेवलप किया गया। तो फिर वो ज़्यादा जो फिर आपका जो समंदर का हिस्सा था, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूरा आप कह लीजिए या टेरिटोरियल वाटर स्टेक, फिर उसके अंदर वो फोर्स जो है वो उसने देखना शुरू कर दिया ताकि नेवी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करती रहे और वो वहाँ होती रहे। तो उसके बाद नेवी का रोल रिलेटिवली कम हो गया जब पीएमएसए आई। नेवी इन सपोर्ट ऑफ जो है वो मौजूद होती थी, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो या ज़्यादा आपको डीप सी में जाना है या वो कुछ करना है तो वो करते हैं। तो उसका बड़ा एडवांटेज हुआ और उससे जो है वो काफ़ी, मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोल करने में भी आसानी हुई। ऑल्दो के पिल्फरेजेस तो अब भी चलते हैं, लेकिन उससे जो है वो फिर जो कोऑर्डिनेशन कोस्ट गार्ड्स और पीएमएसए के दरमियान रही, नेवी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन भी बड़ी, उससे चीज़ें कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली हमें। तो और फिर आपको पता है कि जूं समंदर बढ़ता जा रहा है, ट्रेड बढ़ती जा रही है, ब्लू इकोनॉमी आजकल बज़वर्ड है, तो उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें समंदर के रास्ते आती हैं। पहले तो ज़्यादा जो चीज़ें होती थी, स्मगलिंग भी होती थी, वो लैंड बॉर्डर्स के थ्रू होती थी। लेकिन फिर जब वो दस्तरस आपकी बहरी जहाज़ों पे और वो कश्तियों पे ज़्यादा होनी शुरू हुई, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं,
तो फिर आपका समंदर में रोल बढ़ गया कि अब समंदर से रोका जाए उसको, तो वो पूरी मैरीटाइम इम्पोर्टेंस और उसकी वजह से जो है वो नेवी की इम्पोर्टेंस। तो फिर वो बाद में वो सीपेक हुआ, तो सीपेक ने बहुत ज़्यादा इसको गैल्वनाइज्ड कर दिया, लोगों को रियलाइजेशन हुई पाकिस्तान में भी कि अब नेवी को मजबूत करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अगर रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस की बात करें नेवी की, तो करंट सिनेरियो में जो अभी पाकिस्तान का जो मौजूदा दौर है, इसमें नेवी की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एंड हमने देखा है कि काफ़ी ऑपरेशंस के अंदर हमेशा जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है या जो भी करंट गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि तीनों फोर्सेस का कंबाइंड या जॉइंट ऑपरेशन है, नोइंग द फैक्ट कि कभी उसमें पानी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन स्टिल तीनों फोर्सेस की कोलैबोरेशन और ज्वाइनिंग को मेंशन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस एंड इनका क्या रोल रहा है नेवी का स्पेशली इस पूरे टाइम में जब से पाकिस्तान बना है, इसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए, नेवी इस मामले में बड़ी यूनिक है जो कि रिलेटिवली कम लोगों को पता चलता है कि जब हम नेवी की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री। ओके। जब आप एयरफोर्स और आर्मी की बात करते हैं तो आप फौज की, लड़ने वाली फौज की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात नेवी की आती है तो फिर हम ज़रा ब्रॉडर मैरीटाइम उसको देखते हैं कि समंदर के रास्ते, अब देखिए कि आपकी 90% से ज़्यादा तिजारत जो है वो समुद्री रास्ते से हो रही है। तो अब जब अगर वो समुद्री रास्ते से हो रही है तो फिर उसको प्रोटेक्ट भी करना है। जैसे आपने स्मगलिंग की बात की, तो वो आपको जो लीगल तिजारत है उसको भी, तो अगर दूसरा आप पे हमला करना चाहता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय इसके कि वो आपसे डायरेक्ट लड़े आपकी फ़ौज से, वो आपका जो तेल आ रहा है, जो फ़ौज के लिए आ रहा है, उसके जहाज़ को नुकसान पहुंचा दे। इवन हार्बर्स आपके जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, आपके हार्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, जो आपके आर्म्स एंड एमुनिशंस जो आ रहे हैं समुंदर के रास्ते वो कर दे, आपकी तिजारत को रोक दे, तो आप तो वैसे ही माशी तौर पे जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो एलिमेंट जो है, तो वो एक सिग्निफिकेंस उसका। फिर सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर समंदर में और बहुत ज़्यादा, फिर आपको पता है पायरेसी और स्मगलिंग का बड़ा एक चर्चा रहा, अब तो थोड़ा सा कम हो गया हमारे इलाके में। तो उस वजह से ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो आप अक्सर सुनते होंगे, वो ज़्यादातर जो है। तो लैंड बॉर्डर्स जो हैं वो उनमें पिलफरेज कम हो गई, मुश्किल हो गई, क्योंकि वो लैंड बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए लोगों ने। कि पहले तो जैसे मैंने कहा ज़्यादातर ये सारी चीज़ें लैंड से होती थी। जब वो सिक्योर हो गए तो फिर लोगों ने समंदर के रास्ते आना शुरू हुआ। और फिर समंदर के रास्ते ये है कि आप, यू आर नेबर टू एवरीबडी, सारी दुनिया के हमसाए हैं आप। चिली भी आपका पड़ोसी है, चिली से डायरेक्ट पाकिस्तान आप आ सकते हैं, अर्जेंटीना से रास्ते में कोई मुल्क नहीं है। लैंड बॉर्डर से तो ये आप कितने मुल्कों से गुजरेंगे, वो करेंगे। तो इस वजह से फिर जो है वो नेवी की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती। और बदकिस्मती से जो शुरू के हमारे हालात रहे मुल्क के, तो हमारी तवज्जो ज़्यादातर लैंड पे रही, क्योंकि हमारी आप देख लीजिए लड़ाइयाँ भी, वो हमारी दुश्मनी भी, वो सब कुछ, हमारा माजी भी जो है वो लैंड से था। तो इसलिए हमें देर से रियलाइजेशन हुई कि समंदर की भी अहमियत है, और ख़ास तौर पे जो 1971 का वो मसला हुआ ये, तो उसके बाद भी फिर वो, चूँकि वो ज़्यादा तवज्जो हमारी लैंड पे रही और लैंड के साथ एयरफोर्स का कनेक्शन ज़्यादा बनता है, तो वो रहा, तो ये थोड़ी नेगलेक्टेड रही। लेकिन नेवी ने खुद बार बार जो है वो अपने आप को साबित करके बताया, 65 की वॉर में भी, 71 में भी, कि हम भी हैं, और आपकी कम तवज्जो के बावजूद जो है वो हम शो कर रहे हैं कि वी आर केपेबल। तो उसकी वजह से फिर लोगों को देखना पड़ा। और फिर जब सीपेक की बात आई तो फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि ओवरऑल भी दुनिया में एक ये रुझान चेंज हो रहा था कि नेवीज़ की तरफ, आप इंडिया को देख लें, बाकी दुनिया को देख लें, वो अब नेवीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर वॉर्स आपको पता है कि वो विल बी डोमिनेटेड ऑन वाटर और सी और एयर का ये एयर इन सपोर्ट
काम कर सकती, एयर कैप्चर, ग्राउंड कैप्चर नहीं कर सकती, किसी को वो नहीं कर सकती। उसके लिए आपको फिर नेवी और आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। आपने ट्रांसफ़र करनी है ट्रूप्स, तो वो भी नेवी आपके पास है जो कि आपको ज़्यादा ट्रूप्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। आप लैंड से ट्रैवलिंग इतनी नहीं होती। तो और सी पैक के बाद तो बहुत ज़्यादा फिर ये तवज्जो हुई, फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी, हायर लेवल पे भी रियलाइजेशन हुई कि अब जो है वो नेवी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ब्लू इकॉनमी का जैसे हमने जिक्र किया, वो एज ए बज़वर्ड क्रिएट हो रहा है। फिर नेवी ने भी थोड़ा सा वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का आपने सुना होगा, नेवी ने भी इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया कि लोगों को पता चले। वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इनिशिएशन जो है वो आपने दिया, उसका आइडिया किस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? जी, आइडियाज़ तो बड़ा वो आपको पता है ना, वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट अ न्यू आइडिया रीड एन ओल्ड बुक। तो वो आपके पास जब कोई आता है तो पता चलता है कि आपसे पहले जो है वो बहुत से लोग जो है सोच चुके हैं, आपने कोई नया कमाल नहीं किया। तो बहरहाल वो क्रेडिट अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा लेने की, तो वो मैं ले सकता हूँ कि वो वे बैक, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, शायद ये 2015 की बात है या कुछ इस तरह। तो उस वक्त के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ मेरी एक मुलाकात हुई, तो उसमें जो डिफरेंट डिस्कशंस हुई, तो उसमें मैंने उनसे जिक्र किया कि जी एक हमारे पास ऑटोनमस थिंक टैंक होना चाहिए। एक हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर मैरीटाइम पॉलिसी रिसर्च था कराची में, लेकिन वो बड़ा एक लिमिटेड से काम कर रहे थे, उनके पास वो स्टाफ भी उस तरह नहीं था और वो अपने तौर पे वो काम अच्छा कर रहे थे। बट मेरा ये ख्याल था कि एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो उसका होना चाहिए, और मैंने वो नाम भी ये तजवीज़ किया। और मैंने कहा कि चूँकि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि वो है एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन मैरीटाइम अफेयर्स। तो वो गवर्नमेंट को मैरीटाइम अफेयर्स के ऊपर, तो ठीक है उनको पता है बहुत सी चीज़ों का, स्पेशली नेवी का, लेकिन फिर स्पेसिफिक्स में अगर वो आप जाएंगे तो एक नेवल ऑफिसर के लिए उसको समझना मुश्किल। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें आपके पास इनपुट हो तमाम जो सेक्टर्स हैं मैरीटाइम के, ताकि आप एक जामे मंसूबा जो है वो हुकूमत के सामने पेश कर सकें। तो उन्हें वो बात पसंद आई, उन्होंने कहा कि आप लिख के दें इस पे कोई कॉन्सेप्ट पेपर। तो वो मैंने एक कॉन्सेप्ट पेपर लिखा, और वो फिर चलते चलते तो वो थोड़ा सा बिल्कुल उस तरह तो नहीं चल सका, क्योंकि वो जब फाइल चली जी और वो आगे आई तो वो पता चला कि ये आइडिया पहले भी किसी ज़माने में कोई दे चुका था। अच्छा। ये कोई नया आइडिया नहीं था, लेकिन उसके ऊपर और उस पर काफ़ी हायर लेवल पे बात भी हो गई थी, लेकिन वो उसको फिर आगे लेके नहीं चल सके। तो ये दोबारा जो मैंने दिया, तो आप ये समझें कि वो फिर फाइल नए सिरे से खुल गई, और वो फिर से जो है वो इस तरफ पेशकदमी हुई। और चूँकि वो CNS ने पर्सनल इंटरेस्ट भी लिया, तो फिर वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है मेरे ख्याल है 2016 या 17 में उसने काम करना शुरू किया, और उसके बाद से बहुत अच्छा काम हुआ इस फील्ड के अंदर। अच्छा सर, जैसा आपने ये वाला आइडिया भी दिया, इसके इनिशिएशन के बाद कौन से ऐसे रिजल्ट्स थे जो आपको लगा कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो उसके रिजल्ट्स ख़राब आते, या उसके बाद के जो ऑपरेशंस हैं या उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इस डिपार्टमेंट का काम बहुत इम्पोर्टेंट रहा? जी बहुत ज़्यादा अभी तो मैं उसमें तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप सिर्फ अभी ही देख लीजिए इस एक साल के अंदर जो है पॉलिसी साजी जो हुई है वो अमेजिंग, जो हमने मतलब है कि पूरी अपने उसमें नहीं की, जब से पाकिस्तान बना तो बड़ी पेशकदमी हुई है जी। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो हुआ आपका एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का क़याम, ओके, जो कि पहले नहीं थी, वो अभी चंद साल हुए वो बनी। तो वो एक पहला बड़ा ज़बरदस्त कदम था कि एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री थी अब जो कि वो देख सकती थी उन चीज़ों को। फिर उसके बाद जो है अभी वो आपको पता है कुछ वो पॉलिटिकली हुकूमतें बदलती रही है, वो इतना टाइम नहीं मिला,
लेकिन फिर अभी सेटल पिछले हमने जो है वो बड़ा काम किया, तो वो जितनी भी आपकी पॉलिसी इनपुट थी, जितनी भी पॉलिसीज़ आई, इसके अंदर जो है वो नीमा ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। ना सिर्फ ये कि उसको प्रमोट करने के अंदर, बल्कि एक्चुअल पॉलिसी राइटिंग के अंदर भी जो है इनकी इनपुट बड़ी कलीदी रही। फिर वो सेमिनार्स वगैरह रेगुलरली ये करते रहते हैं, आपको भी इत्तफाक हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो वो जनरल अवेयरनेस के अंदर भी जो है वो हम कहते हैं, अभी तक भी मैं कहता रहता हूँ अपनी प्रेजेंटेशंस में कि हम लोग सी ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। तो वो आप कह लीजिए वो सी ब्लाइंडनेस में वो हमने एक जो है ना, नीमा ने एक ऐनक दे दी है सरकार को कि इसको थोड़ा सा वाज़े तौर पे आप देख सकें। बाकी भी जैसे मैंने कहा मिनिस्ट्री या और भी इदारे हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये एक फोकल पॉइंट मिल गया कि आपने अगर करनी है मैरीटाइम अफेयर्स पे बात, किसी को भी, कोई स्टूडेंट को चाहिए। एक ये दौर था 5-7 साल पहले तक, और वो भी कि अगर कोई तालिब इल्म काम करना चाहता था किसी मैरीटाइम के सब्जेक्ट के ऊपर, तो स्पेशली इस रीजन में चूँकि मैं था, तो किसी भी थिंक टैंक पे जाता था तो उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती थी। तो वो कोई थिंक टैंक होता था या यूनिवर्सिटी होती थी तो वो मेरे पास भेज देते थे। तो मैंने बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ किया जिनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। बट अब ये है कि अब लोगों को ये पता है कि अगर आपने मैरीटाइम पे बात करनी है तो देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन, आप वहाँ जाइए, वो आपको गाइड कर देंगे या इंडिविजुअल का भी बता देंगे कि किधर जाना है। तो उनकी कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि उम्र उसकी बहुत कम है जी, लेकिन काफ़ी कंट्रीब्यूशन और आगे चल के भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा अजहर साहब, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आजकल चल रहा है जिसके अंदर हमने देखा कि लोग डंकी की वजह से जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अपने घरों से माइग्रेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो बीच रास्ते में उनकी डेथ भी हो जाती है और काफ़ी लोग ये पानी के रास्ते ही जा रहे होते हैं। इसमें पहले तो आप मुझे बताएं, लैकिंग किसकी तरफ से है? गवर्नमेंट की तरफ से है, फोर्सेस की तरफ से है, बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ से है, या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम ये जो डेथ्स हैं इनको रोक सकें? क्योंकि हमें जब भी पता चलता है तो वो एक टाइम पीरियड गुजर चुका होता है और उसे एक कश्ती या उसे एक कंटेनर के अंदर कई 100 की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। जी, फोर्सेस का तो बुनियादी तौर पे इसमें इतना रोल नहीं है। मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी वजह तो हम बजाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स के अगर हम जाएं तो मुआशी है। ठीक है कि नौजवानों को अगर रोज़गार मिल रहा है, और फिर सिर्फ मुआशी नहीं, मुआशरती भी, वो सोशली भी अगर एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि आजकल का नौजवान तो आप उसी तबके से हैं, बड़ा वाइब्रेंट है, उसको काम भी चाहिए और उसको इज़्ज़त भी चाहिए। हमारे ज़माने में काम से गुजारा हो जाता था, वो हमें बहुत ज़्यादा जो है जवाबात नहीं चाहिए होते थे, हमें कह दिया कि कर दो, हम चुप करके कर। बट आजकल का नौजवान जो है वो ज़्यादा सोचता है और उसको जवाब भी चाहिए, उसको क्यों, कैसे, कब, क्यों कर। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें अपने सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन तो वो जब तक ये इश्यूज़ रहेंगे लोग रिस्क लेते रहेंगे और वो कुछ कामयाब भी होंगे, कुछ जैसे कि आपने कहा कि वो बेचारे नाकाम भी होंगे, उनको नुकसान भी होगा। तो ज़्यादा तवज्जो हमें उधर ग्रास रूट जो रीज़न्स हैं उनकी तरफ देने की है। बाकी तो पुलिसिंग और इम्प्लीमेंटेशन तो जो है वो मेरा ख्याल है कि वो खासी इफ़ेक्टिव है। वो आप देख लीजिए कि बाकी दुनिया में भी इतनी पिलफ्रेजेस तो होती हैं, वो जो रोक लेते हैं हम, वो जो पकड़ लेते हैं हम, वो लोगों को पता नहीं चलता कि वो किस हद तक जो है वो कामयाब हो रही हैं। वो पता वो एक वाक़या चलता है कि, और वो भी लकीली हमारे वाटर्स में अब तक आपको कोई ऐसा वाक़या जो है वो नहीं मिला होगा, वो हमसे दूर ही हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें लोग हमारे जी होते हैं और वो पाकिस्तानी होते हैं और वो इस वजह से जो है वो निकल पाते हैं। तो उसको मेरा ख्याल है एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि फोर्स पॉलिसीज़ को रीडायरेक्ट करने की भी ज़रूरत है, लेकिन
जब यहाँ से जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होना ज़रूरी है? क्योंकि ये वाली चीज़ काफ़ी अरसे से चली आ रही है। इनफैक्ट हमने देखा कि काफ़ी लोगों की जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी थर्ड जनरेशन तक पहुंच गई हैं और अभी भी वो उसी तरह से ही माइग्रेट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। बाकी मुल्कों में ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, लेकिन यूरोप के मुल्कों में रिस्क लेके, जान का रिस्क लेके ये लोग पहुंचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमने समझ लें कि आंखें बंद की हुई हैं और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं देखते हुए? जी बिल्कुल है। देखिए, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के करप्शन के बगैर ये मामलात हो नहीं सकते। ठीक है। जो भी ये मामलात होते हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी भी इन्वॉल्व होता है। और अभी मेरा ख्याल है रिसेंटली तो क्रैकडाउन हुआ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था शायद। और अब चूंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ तो या आपकी आईटी के साथ वो चीज़ें फेक करना और चीज़ों को इम्पर्सनेट करना वो भी बहुत आसान हो गया। तो अब वो गवर्नमेंट को भी उस टेक्नोलॉजी के साथ चलने की ज़रूरत है। जो बहुत से डिपार्टमेंट जो हैं वो उसमें लैग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और वो करप्शन जो है उसको देखने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए जितने मुल्कों ने तरक्की की है, जब यूरोप ने की तो आप देख लीजिए कि उन्होंने पहले जो है वो अपना, हम कहते हैं कि टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। चीन ने भी जब स्टार्ट लिया तो पहले उन्होंने अपनी करप्शन के ऊपर जो है वो किया। हम भी जब चीन की सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं तो हम इकॉनमी से बात शुरू करते हैं, हम वो नहीं बताते कि उन्होंने गवर्नेंस के अंदर जो स्टार्ट लिया वो क्या था। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर लकूनाज हैं, लीकेजेस होती हैं, लोग ब्राइबरी और करप्शन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। लॉ इन्फोर्सिंग के अंदर भी ज़ाहिर है कि ये चीज़ें हैं और वो भी, उसका भी ताल्लुक एक तरह से वो आपके सोशो इकनॉमिक उससे ही बनता है कि वो भी क्यों करप्शन कर रहा है। तो वो, लेकिन वो बिल्कुल है, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को अपने जो है वो बंद करने की ज़रूरत है कि वो जो रास्ते हैं। और दूसरा जो मैंने कहा कि जो एनवायरनमेंट है वो एक क्रिएट करें कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट जो है वो ज़्यादा हो जाए। लोगों को ये अंदाज़ा हो कि यार यहाँ अगर मुझे इज़्ज़त से रोटी मिल रही है जी, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बाहर जाके तो ख्वार हूँ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आपने बात की, हमने देखा कि बाकी जो फोर्सेस हैं वो अपने वॉरहेड्स को और वो अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर रहे हैं टाइम के साथ साथ। इवन जो एयरक्राफ्ट्स उनके पास 20-20, 30-30 साल से हैं, दुनिया भर के मैं फोर्सेस की बात करूँ, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करूँ, तो वो टाइम के साथ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हैं। नेवी के हवाले से बताइए कि हमने अक्सर जो वीडियोस हैं उसमें देखा है कि हमारे पास नए हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, नए प्लेन्स आ रहे होते हैं। हमें बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नए फ्रिगेट्स आएँ या कोई नई सबमरीन्स ऐड हुई हैं। तो इसके ऊपर बताइए, बहुत कोवर्ट तरीके से जो है अपग्रेडेशंस होती हैं इसके अंदर, या जो हमारी टेक्नोलॉजी है या नेवी की जो टेक्नोलॉजी है बहुत स्लोली जो है इम्प्रूव होती है? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। वो बहुत कोवर्ट की तरफ तो मैं नहीं जा सकूंगा, लेकिन देखिए एक चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि नेवी जो है कंपेयर टू दी अदर टू सर्विसेज, अब तो टेक्नोलॉजी मैंने कहा हर जगह आ रही है, लेकिन नेवी शुरू से टेक्नोलॉजिकली भी जी और कॉस्ट वाइज भी बहुत इंटेंसिव भी है और एक्सटेंसिव भी है। तो नेवी का प्लेटफॉर्म, जब आप जैसे बात कर रहे हैं फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर की, तो वो जब हम जैसे जो गरीब मुल्क हैं और फिर जो वो पॉलिटिकली भी वो हमारे तो टारगेट होता है ना कि ये 2 साल में ही कुछ कर लो क्योंकि पता नहीं अभी आगे हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, तो हम लोग बड़े शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं। तो वो इन दी बजट जब आप देखते हैं ना, अच्छा यार इसमें तो स्क्वाड्रन आ जाएगा, इतने जहाज़ आ जाएंगे, इतने टैंक आ जाएंगे, तो वो फिर फ्रिगेट पीछे हो जाता है, सबमरीन पीछे हो जाते हैं। कहते हैं नहीं यार ये चीज़ें ले लो, और वो नज़र भी आएंगी, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा यार ये इतनी सारी चीज़ें आई और वो सामने नज़र आई। फिर वो एक हमने बात की थी जो माइंडसेट भी एक वो था, तो वो एक सिलसिला रहा। तो नेवी का कम प्लेटफॉर्म भी जो होता है वो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है।
वो जो एक फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर भी जब समुंदर में जाता है तो वो बहुत से जहाज़ों का मुकाबला कर सकता है, वो अकेला एयरक्राफ्ट्स का, और वो एक पूरा शहर होता है जाने के लिए। तो इसलिए वो आपको कम ही नज़र आएंगे, चाहे वो आप किसी और भी दुनिया की नेवी में चले जाएं। फिर हमारा रोल जो है वो बड़ा लिमिटेड सा है, हमारे एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं है, हम कोई दूसरी दुनिया में जाके दूसरे मुल्कों पे दूर जाके अटैक नहीं करना चाह रहे, जो कि आप कह लीजिए कि यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह या अमेरिका है भी जब उसका आता है तो फर्स्ट फ्लीट को आगे मूव कर दिया। अमेरिका है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी धाक पे, इवन इंडिया जो है उसके भी डिज़ाइंस ये हैं कि वो दूसरे मुल्कों में इंटरफेरेंस और वो सब कुछ। तो हमारे वो डिज़ाइंस नहीं हैं, हम तो वो डिफेंसिव उसमें रहना चाहते हैं, अपने वाटर्स को जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। अभी उस हिसाब से हमें और चाहिए। ये तो नेवी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कुछ अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए और कुछ अपनी इंडिजिनस एफर्ट्स के ज़रिए वो गैप्स कवर किए हुए हैं जी। लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म्स और चाहिए यकीनन। और अभी आपने देखा होगा कि हम कुछ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम सिर्फ उन पे डिपेंड नहीं कर रहे जो वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस से और कहीं से लेते नहीं थे, उसके साथ अपनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती। ड्रिलिंग के जो हम इक्विपमेंट पहले बाई कर रहे थे उसे हम अमेरिका से कर रहे थे पहले, अगर बात करें टाइम्स में। जी, वो हम लिमिटेड मुल्कों से कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा हमारा मेजर जो चंक था वो यूनाइटेड स्टेट्स की और फ्रांस। हमारे पास इक्विपमेंट है नेवी का, वो किन किन मुल्कों से हमने एक्वायर किया हुआ है, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें हम मिलके कुछ मुल्कों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे JF-17 हमने चाइना के साथ मिलके डेवलप किया, J-10C, तो इस तरह की कोई कोलैबोरेटिव ऑपरेशंस या कोई कोलैबोरेटिव मेजर्स भी चल रहे हैं? जी, अब तो हमने बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब तो हम चीन के साथ जैसे कि बहुत ज़्यादा हमारी कोलैबोरेशन हो गई है, टर्की के साथ जो है हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर्स हैं। इवन शिप्स की जो आपने बात की तो उनके साथ, बेल्जियम के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो अब हमने थोड़ा सा जो है वो डाइवर्सिफाई कर दिया है, क्योंकि उससे ये है कि एक तो हमारे पास जो वो है पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंस आ गई है डिसीजंस की। जो मैंने आपसे कहा था कि वो जो स्ट्रिंग्स हमारे साथ वो अटैच्ड होती थी, ये दूसरे मुल्क जो हैं वो स्ट्रिंग्स के साथ नहीं आते कि अच्छा ये करोगे तो ये मिलेगा, ये यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो अगर आप चाहेंगे तो वो नहीं है हमारे पास। फिर कॉस्ट वाइज भी जो है वो हम बारगेन कर सकते हैं, ये मुल्क रिलेटिवली सस्ते हैं। अभी ज़ाहिर है टर्की के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो तो डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, डिस्काउंट भी दे देंगे। चीन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, अब ये रिलेशनशिप तो आप दुनिया के किसी और मुल्क के साथ आपका नहीं है। Absolutely. चाहे जियोपॉलिटिक्स कुछ भी हो, दुनिया की सियासत कहीं भी जा रही हो इन दो मुल्कों के साथ। फिर अब दूसरे मुल्कों के साथ भी जब आप करते हैं तो उनको भी पता होता है। अब आपने रशिया के साथ भी जो है वो शुरू कर दिया, आपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया, ये वो तो अब आप रशिया से भी ले रहे हैं, जो कि एक बड़ी चेंज है, इट्स अ सी चेंज कि वो आप, तो वो अब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, आपको यहाँ से नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपके पास 4 और मुल्क हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट है, आप जाइए, जहाँ से आपको बेहतर मिलता है आप वहाँ से ले लीजिए। तो अब आपकी काफ़ी जो है वो कोलैबोरेशन आपकी बढ़ गई है, आपकी मार्केट्स बढ़ गई हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट भी मेंशन करना बनता है। हमने देखा कि चाहे वो 2019 का एक वाक़या हो जिसमें जो है इंडियन पायलट को कैप्चर किया गया हो, उससे पहले या उसके बाद मल्टीपल ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे सबमरीन्स या इस तरह की कोई भी जो है फ्रिगेट या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है डिटेक्ट हुई हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट की, एंड उसको बहुत ही काम एंड कंपोज वे में रिस्पॉन्ड बैक किया गया। एंड हमने जब न्यूज़ में भी देखा तो उसमें बताया गया कि जब उनकी डिटेक्शन हुई तो बजाय इसके एग्रेसिव अप्रोच के उनको बहुत आराम से बताया गया कि आप पीछे चले जाएं वरना आप पे अटैक किया जा सकता है। तो पहले तो इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, एंड आपको क्या लगता है कि हम नेवी को इतना ज़्यादा
दिखाते नहीं हैं अपनी काफ़ी जगहों पे, या काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स पे हम बताते नहीं है कि नेवी ने ये चीज़ अचीव की है। दो काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं जो कि हमें पता लगते रहते हैं, वो न्यूज़ में इस तरह नहीं आते। उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की उन्होंने कि ये लोग इतना जो है वो अगर प्रोमिनेंट नहीं है तो शायद इनकी फोर्स कमज़ोर हो और वो डिटेक्ट ना कर पाए। वो नेवी का एक बड़ा और फंक्शन भी अच्छा है जिसको कहते हैं ना क्वाइट डिप्लोमेसी। ओके। तो नेवी बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो वैसे भी समंदर में होती है, वो सामने नज़र नहीं आ रही होती, बाकी दोनों सर्विसेज नज़र आ रही होती। फिर कुछ वो मिजाज भी ऐसा होता है कि वो हमारे कामों में जो है वो एस्केलेशन कम होती है और रेजोल्यूशन पे ज़्यादा जोर देते हैं हम। अगर मैं आपको थोड़ा सा वो ले जाऊँ, जे अभी जो हमारा इंडिया के साथ चल रहा था दिसंबर में, तो रेगुलर ब्रीफिंग्स होती थी जिसमें तीनों सर्विसेज के जो हैं वो 2 स्टार्स आपको जो है DGISPR के साथ और बाकी दोनों सर्विसेज। तो अगर आपने नोट किया हो उसके अंदर ज़ाहिर है एयरफोर्स ने तो हमारी जो है वो जो किया वो किया, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके पास बहुत कुछ होता था बताने के लिए, और वो आर्मी का भी। तो जब नेवी के एडमिरल आए तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्करा के कहा कि हम बोलते कम हैं, अच्छा, हम जो कर गुजरेंगे वो आपको कुछ बाद में पता चलेगा। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द नेवी डज। और जो आप इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, देखिए जो सबमरीन्स हैं वो पीस में 2 किस्म के फंक्शंस और भी करती हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड हैं। एक तो ये कि वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेटा बैंक बनाने का काम करती हैं, क्योंकि सबमरीन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता, और ख़ास तौर पे जो हमारे ये पानी हैं ये बड़े नोटोरियस हैं कि इनके अंदर सबमरीन ढूंढना जो है ये बड़ा कमाल है। मुझे एक इंसिडेंट भी याद है कि जहाँ पे एक नेवी ऑफिसर ने मेंशन किया था कि ये समंदर में सुई ढूंढने के बराबर ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक सबमरीन को ढूंढ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी वजह है देखिए कि वो सबमरीन जो है वो खुद तो सामने नहीं आती जी। वो स्नॉर्कल होता है, वो अगर वो आपको पता हो एक वो एंटीना ऊपर निकालती है। तो अब आप देख लीजिए कि वो समंदर में वो हज़ारों किलोमीटर का समंदर और उसकी वेव्स भी हैं, और उसके अंदर जो है एक छोटा सा एंटीना जो है वो बाहर निकला है, वो रेडिएशंस डिटेक्ट कर रहा है, और जो आप रेडिएट करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए वो सिग्नल वो पहले पकड़ लेता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट आपका कर रहा है या कोई सरफेस रडार कर रहा है तो उसकी वेव्स वो पहले पकड़ लेगी, क्योंकि वो पैसिव पे है, और वो नीचे चली जाएगी। तो ये बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। हमारी जो एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती हैं दूसरे कंट्री की, इवन अमेरिकन वगैरह के लिए, तो वो उनके लिए हमारी सबमरीन पकड़ना बहुत नामुमकिन होता है। हम फिर भी पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा तजर्बा, वो कहते हैं ना, होम ग्राउंड का है। तो वो भेजते हैं सबमरीन्स, वो हम भी ये काम कर लेते हैं कभी कभी। पानी के अंदर ही टेस्टिंग द वाटर वाली चीज़ कर रहे हो तो जी पानी के अंदर ही वो आते हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, एज क्लोज टू द कोस्ट एज पॉसिबल। दे टेक आउट देयर एंटेनाज एंड दे सी के कोई उधर कोई रेडार्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो वो डाटा वो उसका कलेक्ट कर लेते हैं, और बाद में जाके उनको एनालिसिस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए उस डाटा का बड़ा वो काम आता है कि आपको पता चल गया कि अच्छा फॉर एग्जांपल कराची में ये रेडार जो है इसके सिग्नेचर्स ने ये ऑपरेट करता है, या ये एयरक्राफ्ट एयर में था तो इसके ये सिग्नेचर्स हैं रेडार के। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आगे तो फिर आपका काम बड़ा आसान। तो वो इस वजह से वो करते रहते हैं इस किस्म की अटेम्प्ट्स। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो ये अटेम्प्ट्स हम पकड़ लेते हैं, और फिर उसको हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है कि वो विदाउट मेकिंग नॉइज़ वो हम भी ये करते हैं कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो अपना फायर कंट्रोल रेडार जो है
वो उसके ऊपर जो है वो लॉक ऑन करता है, तो जो नॉर्मली आप वेपन फायरिंग से पहले करते हैं। तो वो सबमरीन को भी पता चल जाता है कि मैं पकड़ी गई हूँ और अब मेरी आफियत इसी में कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो ये जो है वो सिलसिला जो है वो खेल चलता रहता है। और वो इस सिलसिले में वो क्रेडिट जो है वो ज़ाहिर है देना चाहिए हमारी सर्विलेंस को कि दे आर सो अलर्ट कि वो जब भी उन्होंने कोशिश की है तो वो पकड़े गए हैं और वो हमने बता दिया है कि जी आप पकड़े गए। कुछ चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं क्योंकि वो ख़ास जब मौक़ों के ऊपर जब ये चल रही होती है टेंशन, जैसे आपने अभिनंदन का जिक्र किया, और ये वो कुछ नहीं भी पता चलती, वो हमें आपस में पता होता है कि ये हो गया। यू मीन इससे ज़्यादा भी इंसिडेंट हो चुके होंगे? जी, रिपोर्ट शायद 2-3 हुए होंगे जी, ऐसा ज़्यादा हुए। जी ऐसा है। शिप्स तो जाहिर है उनके वो हमारे टेरिटोरियल वाटर से बाहर ही फिर सकते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आने की जरूरत नहीं कर सकते, लेकिन सबमरीन्स जो है वो कभी कभी शरारत करती हैं। अच्छा सर, आपका ताल्लुक ऑपरेशन से रहा है, एनी इंसिडेंट दैट यू स्टिल रिमेंबर? आपका ऑफ कोर्स एक टाइम हुआ है नेवी को छोड़े हुए, उसके बाद आपका एकेडमिक से ताल्लुक था, आपने PhD किया, तो एक इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद है वो अपने आप बैचमेट से या दोस्तों से शेयर करते हैं ऑन फील्ड? देखिए, बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन मैं अगर ऑपरेशंस वाले के लिए जो है ना एवरी डे इज़ अ चैलेंज बेसिकली, और एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग एज वेल। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट जाहिर सी बात है हो सकते हैं, होते हैं। मैं अगर ऑपरेशन से निकल के थोड़ा सा वो आपने वो पहले भी एक बात की थी कि वो दूसरे मुल्कों से हम इक्विपमेंट वगैरह जो ले रहे हैं, अगर वो आपको बताऊं, फिर टाइम हुआ तो ऑपरेशंस पे भी आ जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास जो है ना वो, जैसे कि मैंने कहा कि वो हम तो मुद्दतों से जो है वो जहाज़ ले रहे हैं। पहले हमारे पास जो थे ब्रिटिश भी थे, अमेरिकन भी थे, तो हमने वो देखा कि वो इक्विपमेंट होता है वो काम नहीं कर रहा, पुराने जहाज़ हैं। अमेरिकन कंपनी के इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे जी, वो जहाज़ों पे है, तो वो शुरू में तो हमें यंगस्टर्स पता भी नहीं चलता था, हम समझते थे कि शायद कुछ हमारी भी नालायकी है कि वो हम नहीं कर पा रहे। वो फिर जब वो इन्वॉल्व हुए, हमने खुद जाना शुरू किया, तो मैं एक जो है वो ब्रुक गार्शियाज हमने लिए थे अमेरिका से, तो मैं भी एक जहाज़ की एक्विजिशन के लिए जो वहाँ चला गया, और वो न्यूक्लियस क्रू के अंदर जो है वो मेडिशल 5 ऑफिसर्स वहाँ पे और कुछ की रेट्स जो थे वहाँ गए। तो हमने जहाज़ पे, तो वहाँ जब गया तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ थी कि वो हम जहाज़ ले लेते हैं और वो हम ऑपरेट नहीं कर पाते, और उसमें हमारी जो है वो टेक्नीशियंस की नालायकी नहीं होती, हमें वो जो है वो हमें वो बुक्स ही नहीं देते, उनकी डायग्राम्स ही नहीं देते, हमें वो सर्किटरी ही नहीं देते, कुछ वो ख़राब करके काट पीट के हमें दे देते हैं कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हमें वो जो है ना पूरी चीज़ देते नहीं हैं जब वो देते हैं। तो वो मेरे ज़हन में ये थी। तो हम जो जहाज़ लेने गए थे वो उस वक्त ऑपरेशनल था, तो वो हमने उनसे जब टेक ओवर किया तो वो उनके लोग जहाज़ पे थे और वो काम हो रहा था, तो हम भी उनके साथ जाके तो स्टार्टेड लर्निंग और वो करना शुरू कर दिया। अब शिप अगर आपको इत्तेफाक वो जाने का, तो वो जहाज़ के अंदर तो बेतहाशा मशीनरी होती है और केबल्स वगैरह इधर उधर जा रही हैं, क्योंकि बहुत हाई टेक, और ख़ास तौर पे चूँकि मेरा आपने किया, मैं ऑपरेशंस रूम से मेरा ताल्लुक़ है, तो ऑपरेशन रूम तो है ही सारी मशीनरी, तो उधर तो हर तरफ आपको जो है वो स्क्रीन्स नज़र आएंगी और उनके पीछे बेतहाशा केबल्स का एक जंगल नज़र आएगा। तो वो मैं उनके साथ जो है जब काम कर रहा होता था, डिस्कशंस कर रहा होता था, तो मुझे बुक्स वगैरह उनकी को नज़र आती थी, तो मुझे जहाँ लगता था कि ये कोई काम की चीज़ है, कोई सीक्रेट टॉप सीक्रेट, वो उस वक्त तक वो जहाज़ पे मौजूद थी, तो ये कल को तो हमें तो मिलेगी नहीं सीक्रेट टॉप सीक्रेट, और जहाज़ फिर चलाना मैंने होगा। तो वो मैं क्या करता था कि आँख बचा के तो मैं उसको पीछे स्लाइड करके गिरा देता था, वो कि तारों के अंदर जो है वो। तो मैंने इस तरह कुछ उसका मैनुअल करके, जी मैनुअल्स को डायग्राम्स वगैरह हैं, कुछ पूरी भी किताब फेंक दी, कोई डायग्राम मिली तो
गिरा दी, कोई कागज़ पे कोई नोट्स ऐसे मिल गए तो वो कर दिया। तो मैंने जो है इस किस्म की हरकतें वो की, जो कि वैसे तो शायद ठीक नहीं है, बट मुल्क के लिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं डेलिबरेटली भी चीज़ें ख़राब होके मिल रही हैं, तो वो कि वो मेरे ज़हन में ये था, एंड आई वाज अ यंग लेफ्टिनेंट एट दैट टाइम। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं, तो मैंने किया। अक्लमंदी मैंने ये की कि मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को जाके तो मैंने बता दिया कि जी मैंने ये कुछ किताबें, मेरा ख्याल है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 9 थी या 11 थी, ये फिगर थी, कि मैंने ये जो है ये काम कर दिया है। अच्छा, उस वक्त तक वो अपना समेट के चीज़ें तो वो निकल रहे थे, तो मैंने उनको ये बता दिया कि जी ये चीज़ें हैं मेरे पास और ये हमें चाहिए होंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इनको रखोगे काम? मैंने कहा सर आपको नहीं बताऊंगा। आपको नहीं पता, मुझे पता है, और जो भी है वो उसके बाद देखिए। काइंड ऑफ हिम, उन्हें भी बात समझ में आ गई क्योंकि तजर्बेकार आदमी थे, वो बात होगी। अब जब उन्होंने किया तो ये होती हैं सारी बुक, दे आर अकाउंटेबल। जहाज़ के अंदर भी जितनी भी किताबें हैं दे आर ऑल अकाउंटेबल। तो वो जब उन्होंने क्लोजिंग की और वो सारी जब किताबें इकट्ठी की तो वो उनको किताबें उनके पास नहीं थी। अच्छा, इसमें एक और मैंने वो की जल्दी से कि मैंने उन्हीं किताबों के पीछे से लिस्टें बना के मैंने कोई 100 बुक्स की लिस्ट बना के एक लेटर भी लिखवा दिया अपने सीईओ की तरफ से उनको कि हमें ये किताबें चाहिए होंगी ये जहाज़ ऑपरेट करने के लिए, और उसमें वो 11 बुक्स भी थी। अब जब वो हुई सारा सिलसिला तो वहाँ पे उनको तो मसला हो गया कि मतलब ये किताबें और सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, तो आपको पता है कि वो तो जिसकी कस्टडी में हो उसका भी कोर्ट मार्शल होता है, तो वो बड़ा सीरियस मामला होता है। वो बड़ा वहाँ पे शोर शराबा मच गया। एंड आई डोंट नो हाउ दे फोकस्ड ऑन मी। ओके, वन गुड डे जो कमांडिंग ऑफिसर जो हैंड ओवर कर रहा था अमेरिकन, वो मेरे सारा इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा था? ये अमेरिका में हो रहा था। ये सैन डिएगो में हो रहा था। तो मुझे सीईओ की तरफ से बुलाया गया कि जी सीईओ साहब आपको बुला रहे हैं। मैं गया तो वो कमांडिंग ऑफिसर जो हैंड ओवर करना था जिसने जहाज़, वो भी बैठा हुआ था। तो वो उन्होंने, मैं बैठा, मैंने कहा सर आपने बुलाया? उसने कहा हाँ जी, बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो उसने फ़ौरन ही उसने कहा भाई लुक वी नीड दीज बुक्स, और वो उसने लिस्ट ऑफ दोज बुक जो कि मिसप्लेस हो गई थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा और अनजान बनते हुए मैंने कहा कि व्हाट आर दीज बुक्स? तो मुझे वो कहता है लुक यंग मैन, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, वी नो दैट यू हैव द बुक्स। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने ब्लफ किया या वो ब्लफ किया या कहीं उनको कहीं लगा कि यही एक बेवकूफ़ आदमी है इस पूरे जहाज़ में, वटेवर। तो वो उनके साथ काफ़ी तर्कलामी हो गई। तो मैंने उसको बड़ा थोड़ा सा, मैं भी रूड हो गया। मैं बताया मैं भी यंग था, मैं भी थोड़ा सा रूड हो गया। मैंने कहा कि जी यू हैव टू टॉक टू समबडी, टॉक टू माई कमांडिंग ऑफिसर, डोंट टॉक टू मी, आई एम ओनली आंसरेबल टू दिस मैन एंड आई हैव ऑलरेडी written a letter to you that I need these books and many more, क्योंकि मैंने तो 100 किताबें मांग ली थी उनसे। तो मैंने कहा I'm already looking for these books, if I had these books why would I write a letter to you? तो वो काफ़ी उन्होंने मुझे धमकियाँ शमकियाँ दी और वो जो है, बट it somehow fizzled out. My commanding officer he held his ground और उन्होंने बाद में उनको जिस तरह भी हैंडल किया, सेटिस्फाई किया, आई डोंट नो, वो हम आ गए। रास्ते में अब वो हमारे साथ उनकी एक टीम भी आ रही थी कि कोई जहाज़ में कुछ चीज़ें हो, गड़बड़ हो, ये वो हम करते। तो जहाँ कोई वो मसला होता था, स्पेशली फ्रॉम माय साइड, मैं कोई कहता था कि यार ये देखो ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो वो जो अफसर हमारे साथ
रहा था, वो कहता था वेल इट वाज देयर इन दैट बुक एंड वी डोंट हैव दैट बुक। तो वो इस तरह उन्होंने वो जो है वो मेरे साथ करते रहे। तो वो जब हम यहाँ पहुँच गए तो मैंने फिर उसको हमारे साथ वो जो था, तो मैंने वो किताब निकाली और मैंने कहा कि दिस इज़ द बुक, नाउ डू इट। ओके। तो वो एकदम से उसने कहा कि यू सेड यू डोंट हैव दिस। मैंने कहा नाउ आई फाउंड इट एंड यू सेड दैट दिस बुक कंटेन्स द डायग्राम, नाउ यू करेक्ट दिस सिस्टम, आई वांट दिस डन। तो खैर उन्होंने शोर शराबा मचाया और वो उसको, तो ये कभी कभी आपको मुल्क के लिए जो है वो इसके इन द एंड यू एडमिटेड कि ये आपके पास थी कोई एक सर्टेन डायग्राम, वो एट द एंड वो मैंने एक डायग्राम उसको निकाल के शो कर फिक्स किया उस मैंने कहा कि वो मैंने कर दिया, और वो उन्हें उसने वो फिक्स नहीं किया, वो हमने बाद में हमें खुद ही करना पड़ा। लेकिन द पॉइंट है कि कभी कभी आपको मुल्क के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जहाँ पे वो आपके फंसने का ख़तरा भी हो जाता है, बट देन वो जज्बा उस वक्त वो ऐसा होता है कि वो गिवन द अपॉर्चुनिटी आई विल प्रोबेबली डू मोर देन दैट नेक्स्ट टाइम। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी। कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपको लगता है कि इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, या अब एयर डिफेंस हमने प्रूव कर दिया है कि वी आर सुपीरियर, अब जो है हो सकता है लैंड या जो है वो बाय सी इस तरह की पेनिट्रेशन होने के चांसेस हैं, तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं इसमें आपको लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं बड़ा ब्लंटली ये कह दूं कि इसमें तो आइए ना कि हमने कुछ प्रूफ कर दिया, वी शुड रिमेन हम्बल। बहुत ज़बरदस्त कारनामा जो किया हमारी पर्टिकुलरली एयरफोर्स ने और बाकी भी सर्विसेज ने, वो तो अपनी जगह है, द वर्ल्ड हैज़ एक्नॉलेज्ड इट, लेकिन आई थिंक दिस शुड बी अ न्यू बिगनिंग फॉर अस। ओके, दिस शुड बी अ रियलाइजेशन कि वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड। ये दुनिया अब हमसे सीख रही है कि वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड, और अभी इसमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो हमें वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। और जहाँ तक नेवी का भी ताल्लुक है, तो आप ये देखिए कि इफ़ दे डिड नॉट वेंचर इनटू द नेवल एरेना सी साइड से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके प्लान्स नहीं थे। बिल्कुल, बोर्ड तो बात की बात है, ये भी नहीं है कि उनके प्लान्स नहीं थे। दे फाउंड द अपोनेंट विजिलेंट एंड अलर्ट, इस वजह से वो आगे नहीं आए। उनको स्टार्ट होने से पहले आपको पता होगा कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी इधर फिर रहा था, लेकिन फिर वो वापस भाग गया अपने इलाके में, उन्होंने वापस बुला लिया, वरना वो यहाँ पे फिर रहे थे कि वो कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी नेवी ने। अब ये चीज़ जाहिर है कि वो नज़र नहीं आती जब तक एक्शन ना हो, लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आप बगैर लड़े जो हैं वो जीत जाएं और दुश्मन को पसपा कर दें। लेकिन इससे जैसा कि मैंने कहा कि हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी उनको हमें कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, और जहाँ पे हमें वीकनेसेस हैं उनको भी, क्योंकि ये तो एक बड़ा शॉर्ट वो था। अगर खुदा न खास्ता एक लॉन्गर कॉम्बैट होती, आपकी प्रॉपर टोटल वॉर होती, मैं तो इसको वॉर कहता नहीं हूँ, मैं तो ये इसको झड़प कहता हूँ, जंग कहता ही नहीं, वो लंबी हो जाती, तो फिर कितने अरसे तक आप इन चीज़ों को सस्टेन कर सकते थे? आपकी वो लॉजिस्टिक्स पूरी इतनी है कि आप उसको सस्टेन कर सकें कि नहीं? वो स्टेमिना भी तो आपको चाहिए ना जी, कि एक तो फाइट हो सकती है कि वो मेरे जैसा बुजुर्ग भी जो है वो किसी जवान को तजर्बे की बुनियाद पे 1-2 पंच अच्छे मार जाए, लेकिन अगर वो लड़ाई 5 मिनट करनी पड़ी तो मैं तो हाँफना शुरू कर दूंगा। तो वी हैव टू सी कि हमने अपनी वो एंड्योरेंस क्रिएट करनी है कि हम अब अफजल तो दुश्मन है, हमला ही ना करे जी, उसको पता हो कि यार ये विजिलेंट है, ये तैयार है, वो ना करे, तो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। लेकिन अगर वो करे तो फिर हमें वो सस्टेन कर सके जो हमने ये परफॉर्मेंस दिखाई है कि उसको, तो इसलिए काम करते रहने की ज़रूरत है। हमें वो कंप्लेसेंसी कि वो यार हमने
अब जीत गए हम, वो नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। इससे हमें जज्बा बढ़ना चाहिए कि वी कैन डू बेटर। थैंक यू वंस अगेन अजहर साहब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपकी बातों ने काफ़ी जो हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट तो किया ही होगा, लेकिन जो आपके रियल लाइफ सिनेरियोज एंड इंसिडेंट्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे होंगे हमारी ऑडियंस के लिए, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके, और मेरे लिए भी ये एक लर्निंग थी। थैंक यू वंस अगेन, एंड आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। टिल देन, टेक केयर।